हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। देखिए, सुपर कंडक्टिविटी वर्ड पहले भी आ चुका है लेक्चर नंबर 11 में। रजिस्टिविटी के बारे में हमने स्टडी किया था वहाँ पर और देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। तो जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सभी के लिए हमने स्टडी किया था और डिटेल में स्टडी किया था कि टेम्परेचर को चेंज करने पर इनकी रजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो कंडक्टर की बात करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर इनसे करंट फ्लो कराते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उसके अपोजिट ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, वहां पे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो मोशन करते हैं, जो ड्रिफ्टिंग करते हैं, ये कंडक्टर्स में इन द बैकग्राउंड ऑफ आयनाइज्ड एटम, जो आयनाइज्ड एटम होते हैं उस बैकग्राउंड में इनको वहां पर मूव करना पड़ता है, ड्रिफ्ट करना पड़ता है या फिर इनका मोशन होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर्स के अंदर जो आयनाइज्ड एटम होते हैं वो जनरली ड्यू टू रूम टेम्परेचर पे क्या करते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। उनका एक वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन करते रहते हैं। वो एक एम्पलीट्यूड होता है, उनका फिक्स एम्पलीट्यूड होता है जिससे ये वाइब्रेट करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन वाइब्रेशन से ही होके गुजरते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनका कोलिजन होता रहता है किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आयनाइज्ड एटम से। ठीक है, तो कोलिजन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर फ्री रह पाता है, वो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, अगर ज्यादा कोलिजन होगा तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे आयनाइज्ड एटम से। कब टकराएंगे जल्दी जल्दी, अगर उनका वाइब्रेशन ज्यादा होता है, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाए आयनाइज्ड एटम का तो जल्दी जल्दी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे उनसे, है ना। तो होगा क्या, उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ है मींस कोलिजन ज़्यादा बढ़ गया है, मींस अपोजिशन बढ़ गया है कंडक्टर्स के अंदर, मींस रेजिस्टेंस बढ़ गया है ना। जो अपोजिशन मिल रहा है ड्रिफ्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा मिल रहा है, मींस वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया है और सिंपल सी बात रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है। तो रेजिस्टिविटी कब इंक्रीज होती है, रिलैक्सेशन टाइम जब भी चेंज होता है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो इक्वल्स टू क्या होता है, m/n/e²। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, यही होता है लगभग ml/ne²A। ठीक है, L और A होते हैं। अगर L और A को 1 कर देते हैं, L 1 मीटर और A 1 मीटर स्क्वायर, तो वो रेजिस्टिविटी हो जाती है। इस चीज को हम स्टडी कर चुके हैं, डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर्स के केस में देखें, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ओके, कंडक्टर्स में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अगर हम, तो होगा क्या, वहां पे रिलैक्सेशन टाइम जो टो है वो कम हो जाएगा। किसका, कंडक्टर्स का। क्यों कम हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी जो रो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। और कंडक्टिविटी का क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही तो कंडक्टिविटी होती है। अगर किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम है तो मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, और रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये चीज आप जानते हो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो सिंपल अगर हम यहाँ पर ये कहें, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है ना, अगर हम किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंडक्टर की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मीन्स करंट को वो अच्छे से फ्लो नहीं कराते। फिर टेम्परेचर बढ़ाएं किसी कंडक्टर का तो वो करंट को अच्छे से फ्लो नहीं कराएंगे। इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को लोअर करें, मीन्स डिक्रीज करें, रिड्यूस करें टेम्परेचर को, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने लगेगा। ओके, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों कम होंगे। ठीक है,
कम होंगे तो सिंपल सी बात की कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर कम करें कंडक्टर का मीन्स कूल कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, कूल करते हैं कंडक्टर्स को, क्या करते हैं, अगर हम कूल ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर कहें रेजिस्टिविटी कम हो जाती है उनकी, ओके। तो ये चीज 1911 में क्या देखा था, एक साइंटिस्ट थे इन द ईयर ऑफ 1911, कैमरलिंग ओन्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन, हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के एक साइंटिस्ट थे कैमरलिंग ओन्स। उन्होंने क्या देखा, जब हम टेम्परेचर को एट द 4.2 केल्विन तक ले आए, ठंडा करते हुए 4.2 केल्विन तक ले आए, किसके लिए, मरकरी के केस में, Hg, मरकरी के केस में। अगर मरकरी जो कंडक्टर है इसका अगर हम टेम्परेचर 4.2 केल्विन तक ले आए तो उस केस में जो कंडक्टिविटी है उसकी मरकरी की वो बहुत ही हाई हो जाती है, मीन्स वो करंट को बहुत ही अच्छा फ्लो कराते हैं, बहुत ही सुपर कंडक्टर वो बन जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो एट द टेम्परेचर ऑफ दिस 4.2 केल्विन, ठीक है। और आप जनरली जानते हो, अब हमने ये भी स्टडी किया था पहले कि अगर हम टेम्परेचर केल्विन में ले लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखा था हमने रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, कि जनरली कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी उसमें रह जाती है, रेजिडुअल रेजिस्टिविटी रह जाती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रह जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। बट इन द केस ऑफ मरकरी, वहाँ पे क्या होता है, मरकरी के केस में क्या होता है, एट द टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन, ओके, एट द टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, कम तो हो रहा है बट अचानक से एट टेम्परेचर 4.2 केल्विन, यहाँ अगर हम टेम्परेचर लें इन केल्विन और यहाँ अगर हम रेजिस्टेंस लें, ठीक है, तो 4.2 केल्विन पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर 4.2 केल्विन पर ही ज़ीरो हो गया इसका रेजिस्टेंस, किसका, इन द केस ऑफ मरकरी, Hg, ओके। तो जो मरकरी कंडक्टर है इसको हम ठंडा करते जाते हैं, कूल करते जाते हैं, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, और वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, बहुत ही अच्छा कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंडक्टर्स बन जाता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी, ओके। तो हम करते क्या है, टेम्परेचर को कम करते हैं, मीन्स कूल करते हैं उस कंडक्टर को। ये ध्यान रखना है, वो सुपर कंडक्टर किस केस में है, ओनली जब उसका टेम्परेचर इतना है 4.2 केल्विन है, उस केस में वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा, उससे ऊपर नहीं करेगा सुपर कंडक्टर की तरह काम, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इस टेम्परेचर के बाद, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहता है ये ग्राफ, लाइक दिस, ओके। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सिंपल यहां हम नोट कर लेते हैं, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का कंप्लीट लॉस हो जाए, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स। तो कुछ मेटल्स ही होते हैं, सारे मेटल्स नहीं होते, कुछ मेटल्स ही होते हैं या फिर कुछ एलॉय होते हैं, एंड एलॉय कब, किस केस में, when they are cooled, when they are cooled below a certain temperature, ठीक है, एक certain temperature, जैसे मरकरी के लिए कितना है 4.2 केल्विन, below a certain temperature, एक certain temperature के नीचे ही, ठीक है।
below a certain temperature is called what? Superconductivity. Okay, simple. The phenomena of complete loss of resistivity by certain metals or alloys. कुछ alloys भी हैं जिनको साइंटिस्ट बना रहे हैं अब, ठीक है, जो कि सुपर कंडक्टर की तरह काम करें, लेकिन कब? when they are cooled below a certain temperature, okay, is called superconductivity. simple. और जो certain temperature है, this certain temperature, इस certain temperature को हम कहते हैं critical temperature. क्या कहते हैं हम इसको? critical temperature. या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं इसको. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें क्रिटिकल टेम्परेचर की तो कैसे लिखेंगे उसे भी नोट कर लेते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, कौन सा टेम्परेचर होता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर? जिस पर कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है. सो द टेम्परेचर at which a substance undergoes a transition from a normal conductor to a superconductor. In zero magnetic field. इसकी भी अभी बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर क्यों आया ये पार्ट. इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा रहना चाहिए, ठीक है. इन दैट केस द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर, ठीक है. नॉर्मल कंडक्टर से वो सुपर कंडक्टर में जब ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन होता है उसका इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसको कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके. क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है. तो सिंपल सी बात यह है कि सुपर कंडक्टर्स में अगर एक बार करंट सेटअप हो जाए, किसी भी सुपर कंडक्टर में एक बार अगर हम करंट फ्लो करा दें तो वो फॉर ए लॉन्ग टाइम तक वो रहता है, इसमें फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम तक उसमें रहता है, वो परसिस्ट करता है, उसी कंडक्टर में रहेगा. किसी भी कंडक्टिंग लूप में, किसी भी सुपर कंडक्टिंग लूप में अगर हम करंट को सेटअप करा दें, किसी भी सुपर कंडक्टर में हम कैसे भी करके करंट को सेटअप करा दें, तो वो फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम तक वो उसमें परसिस्ट करता रहेगा विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड. उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी अपरेंट चेंज भी नहीं होगा और वो कंटिन्यूसली उसमें फ्लो करता रहेगा. क्यों करता रहेगा फ्लो? बिकॉज रेजिस्टेंस ही जीरो है उसका, ठीक है, कोई लॉस ही नहीं होगा एनर्जी का. जनरली हमने देखा था कि देखिए अभी हमने एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट पढ़ा था, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वहाँ हमने क्या देखा था, अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कोई भी, ठीक है, और ये कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है और यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, तो यहाँ क्या होता था, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो मीन्स सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर यहाँ एनर्जी QV है, ठीक है, अगर यहाँ से Q चार्ज फ्लो करता है T टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कंडक्टर्स के थ्रू, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, जानते हैं हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तभी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है. तो यहाँ QV उसकी एनर्जी है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का होता है,
है ना। तो क्यू भी एनर्जी हम यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ एनर्जी कितनी निकल के आती है, 0 निकल के आती है। तो अगर हम यहाँ सुपर कंडक्टर यूज कर लें तो क्या होगा, उसका कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं होगा। तो क्यूवी एनर्जी यहाँ से एंटर करेगी उस कंडक्टर से, सुपर कंडक्टर से, और यहाँ से भी क्यूवी एनर्जी ही हमको मिलेगी। तो क्या होगा, इस लूप में, है ना, जो करंट है वो कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा विदाउट एनी अप्लाइड ईएमएफ, अगर हम ईएमएफ भी अप्लाई ना करें। ठीक है, एक कांस्टेंट ईएमएफ क्या होता है, मेंटेन करके चलता है वोल्टेज को, जो भी हम अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं उसे मेंटेन करके चलता है। ठीक है, अगर ईएमएफ ही नहीं है, ठीक है, ईएमएफ मींस मेंटेन वोल्टेज नहीं है, तब भी वो करंट जो है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इसमें क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। सो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस चीज को, इफ a current once set up in a superconductor, किसी भी सुपरकंडक्टर में अगर एक बार करंट सेटअप हो जाए इन ए सुपरकंडक्टर, it persists for a very long time, काफ़ी लंबे समय तक वो करंट जो है उसमें परसिस्ट रहता है, विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, या फिर ये लिख सकते हैं यहाँ पे विदाउट एपरेंट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, कोई भी एपरेंट चेंज उसके मैग्नीट्यूड में नहीं होता है, या फिर विदाउट अप्लाइड ईएमएफ, कोई भी ईएमएफ भी हम यहाँ अप्लाई ना करें, और कैसे भी करके अगर हमने करंट यहाँ सेटअप करा दिया है तो फॉर ए लॉन्ग टाइम तक वो उस लूप में, कंडक्टिंग लूप में, सुपर कंडक्टिंग लूप में वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, सुपर कंडक्टर अगर यहाँ हमने मरकरी लगाया है तो उसका टेम्परेचर भी इतना होना चाहिए 4.2 केल्विन, इन दैट केस ही वो सुपर कंडक्टर के तरह काम करेगा। ठीक है, अगर मरकरी भी अगर हमने यहाँ यूज किया है और उसका टेम्परेचर कितना है 4.2 केल्विन नहीं है, तो उस यहाँ सुपर कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा। पहली बात तो यहाँ मरकरी को यूज करना होगा, और साथ ही उसका टेम्परेचर भी हमको 4.2 केल्विन रखना होगा मरकरी का। ठीक है, ये चीज साथ में चलेगी इसके, तभी वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे। अब हम कॉज की बात करें तो कॉज क्या है इसका, कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्या है, लेस कोलिजन। क्या है, लेस कोलिजन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, क्या कॉज है इसका, क्योंकि टेम्परेचर को जब हम कम करते हैं, कूल करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, लेस कोलिजन होते हैं, है ना, ड्यू टू लेस कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स with ionized atom, with ionized atoms। ठीक है, ड्यू टू लेस कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयनाइज्ड एटम। ठीक है, क्योंकि उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो टॉ इंक्रीज होने से क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर जब हम कम करते हैं, ठंडा करते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उनकी। सो दिस इज द कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की थी इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाला एक और इफेक्ट यहाँ पर देखा था मीजनर ने। ठीक है, मीजनर एंड ओसेनफील्ड साइंटिस्ट थे इन 1933। उन्होंने एक इफेक्ट देखा था। उन्होंने क्या देखा था कि जो भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो भी सुपर, आप इसे नोट कर सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन चीज़ों को। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, करंट वन सेटअप।
तो जो भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर हम सुपर कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख के ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, किस टेम्परेचर तक, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक अगर हम कूल करते हैं, तो मीजनर ने और ओशनफील्ड ने एक इफेक्ट देखा था। वो इफेक्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या है वो इफेक्ट। वो इफेक्ट ये था कि अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के ठंडा करते हैं, सुपर कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख के सुपर कंडक्टर्स को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और किस टेम्परेचर तक करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक। जैसे मरकरी का कितना है, 4.2 केल्विन, ठीक है। अगर हम यहाँ तक ठंडा करते हैं, उनको कूल करते हैं, तो क्या होता है, जो फील्ड लाइंस हैं वो पुश्ड आउट ऑफ द स्पेसिमेन, या फिर जो भी सुपर कंडक्टर्स है उससे दूर हट जाती हैं, अलग हट जाती हैं। कैसे, सपोज दैट कि दिस इज अ सुपर कंडक्टर, ओके, सुपर कंडक्टर मटेरियल है ये, और यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है सुपर कंडक्टर से, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है हमने यहाँ पर, और दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, बात करेंगे भी इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है इलेक्ट्रिक करंट से, वो वहाँ पे हम देखेंगे इन चीज़ों को। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। और ये हमने एक सुपर कंडक्टर लिया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब हम अगर क्या करता हूँ, यहाँ जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर है, या फिर कहें हम इसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दिस सुपर कंडक्टर। क्रिटिकल टेम्परेचर सिंपल TC से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसका सुपर कंडक्टर का, ये सुपर कंडक्टर है और इसका टेम्परेचर क्या है, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो इससे पास करेगा, सुपर कंडक्टर से पास होके जाएगा, इसके अंदर से इनसाइड होके जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर को हम कूल करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी है साथ में, क्या करते हैं हम, इसका जो टेम्परेचर है वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसे ठंडा करना स्टार्ट कर देते हैं। और कहाँ तक ले आते हैं हम इसका टेम्परेचर को, क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आते हैं, या फिर उससे कम ले आते हैं, या तो इसके इक्वल या फिर इसके कम। जो टेम्परेचर है इसका सुपर कंडक्टर का कहाँ तक आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम या फिर उसके बराबर है। यहाँ क्या था, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा था, और यहाँ हमने क्या कर दिया, इसका जो टेम्परेचर है क्या कर दिया, वो कम कर दिया, सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर दिया। और कितना लिया है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर, सपोज अगर ये मरकरी है तो इसका जो टेम्परेचर है हम कहाँ तक ले आए, 4.2 केल्विन तक ले आए। टेम्परेचर कहाँ तक ले आए हम इसका, 4.2 केल्विन तक, या फिर उससे भी कम, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर या उससे भी कम हमने इसका टेम्परेचर कर दिया। और इसको कहाँ पे रखा हुआ है, अभी भी हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी इसको जो पास करके जा रहा था, इसके इनसाइड होके जा रहा था, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, पुश्ड आउट। तो जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, पुश्ड आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन। अगर ये कोई भी स्पेसिमेन है सुपर कंडक्टर का, कोई भी हमने सैंपल ले लिया, तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगी, ठीक है, फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहाँ से जाएंगी, इसके इनसाइड होके नहीं जाएंगी, दूर हट जाएंगी इस सुपर कंडक्टर से। तो ये फैक्ट किसने देखा था, मीजनर एंड ओशनफील्ड, एक साइंटिस्ट थे इन 1933, ओके। तो उन्होंने ये इफेक्ट देखा था, इस इफेक्ट को कहेंगे हम मीजनर इफेक्ट, ओके। क्या कहेंगे, मीजनर इफेक्ट। तो सिंपल सी बात यह है, मीजनर इफेक्ट क्या इंडिकेट करेगा, मीजनर इफेक्ट ये इंडिकेट करेगा कि जब भी कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्टली डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने किसी को रखा, किसी मैग्नेट के पास अगर हम उस मटेरियल को लाएं और वो मैग्नेट से दूर भागता है वो मटेरियल, तो वो मटेरियल जो है यहाँ कौन है, सुपर कंडक्टर है, ठीक है बात, वो डाईमैग्नेटिक होते ही हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी किसी मेटल में या मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी आती है तो वो कैसे बिहेव करने लगता है, वो एज ए परफेक्टली डाईमैग्नेटिक बिहेव करता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर क्या बन गया, अब ये बन गया
perfectly diamagnetic. It behaves like a perfectly diamagnetic. Perfectly diamagnetic. Okay, diamagnetic. किस केस में? जब हमने टेम्परेचर को 4.2 डिग्री केल्विन कर दिया, 4.2 केल्विन कर दिया, मरकरी का, अगर ये मरकरी है, Hg है, ओके, और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात, इन स्टेप्स को, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या हैं? इफ अ कंडक्टर, ये जो प्रोसेस है क्या है? इफ अ कंडक्टर इज cooled in a magnetic field. Okay, in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में ही हमने इसको कूल किया है। इफ ए कंडक्टर इज कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने उसको कूल किया टू ए टेम्परेचर, कहाँ तक कूल किया? टू अ टेम्परेचर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, टू ए टेम्परेचर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, देन एट दिस टेम्परेचर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही, देन एट this temperature the lines of, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। द लाइंस ऑफ, इसे यहां लिख देता हूं मैं, T इज ग्रेटर देन TC, ओके। द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इनको लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर पुश्ड आउट, बाहर हट जाती हैं उस मटेरियल से या फिर उस कंडक्टर से, आर पुश्ड आउट ऑफ द स्पेसिमैन, अगर ये कोई भी सैंपल या स्पेसिमैन है, ऑफ द स्पेसिमैन, या फिर कहें जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है यहाँ पर। इफ ए कंडक्टर इज कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कहें हम उस सुपर कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं था, ओके। सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड inside the superconductor becomes zero, ओके। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है? सिंपल जीरो हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब होता है ये हमने यहां पर देख लिया। तो यहां हम कह सकते हैं मीजनर इफेक्ट इंडिकेट्स, सो मीजनर इफेक्ट इंडिकेट्स, मीजनर इफेक्ट क्या इंडिकेट्स करता है? एज सुपरकंडक्टिविटी appeared, रूम टेम्परेचर से कहाँ तक लेके आए? क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके आए हम, तो सुपर कंडक्टिविटी अपियर होगी उसमें। तो जैसे ही सुपर कंडक्टिविटी अपियर होती है किसी भी मटेरियल में, एज सुपर कंडक्टिविटी अपियर्ड इन अ मटेरियल, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जैसे ही सुपर कंडक्टिविटी अपियर होगी, इट बिकम्स, वो जो मटेरियल है क्या हो जाता है? इट बिकम्स परफेक्टली डायमैग्नेटिक, तो ये मीजनर और ओशनफील्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ देखी थी।
अब है क्या मीजनर इफेक्ट, थोड़ा सा उसको भी यहाँ हम नोट कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज मीजनर इफेक्ट, उसे आप कैसे लिखेंगे, व्हाट इज मीजनर इफेक्ट। यहाँ यही चीज है कि द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। What is Meissner effect? Okay, so we can say about Meissner effect. We can write about Meissner effect. The expulsion of magnetic field from a superconductor से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपल्सन करना ही है। द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए सुपरकंडक्टर व्हेन, कब, it is cooled to a temperature, जब इसको ठंडा किया जाता है, किस टेम्परेचर, टू अ टेम्परेचर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। कहां पर रखा उसको हमने, इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपल्सन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पुश्ड आउट, अलग हट गई हैं, दूर हट गई। द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सुपरकंडक्टर व्हेन इट इज कूल्ड टू ए टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर in magnetic field is called Meissner effect. Okay, so this is Meissner effect. अब देखिए, जो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम रखें तो ये जो 4.2 केल्विन टेम्परेचर है ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो सबसे बड़ी जो सीरियस डिफ़िकल्टी है इन द यूज ऑफ दीज सुपरकंडक्टर्स क्या है, व्हेन दे आर कैप्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। इनको हमें मस्ट है ये कि लो टेम्परेचर पर हम इनको रखना ही रखना है, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर वहाँ पे हमें इनको रखना ही रखना है, तब ये सुपरकंडक्टर की तरह काम करेंगे। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है, डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, तो कुछ इश्यूज़ हैं हमारे पास। क्या इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सी बात कर लेते हैं उनके बारे में, इसे नोट कर लेंगे आप। ओके, तो सिंपल सी सीरियस डिफ़िकल्टी क्या है, देयर यूज इज द वेरी लो टेम्परेचर एट विच दे मस्ट बी कैप्ट। क्या है, अ सीरियस डिफ़िकल्टी इन देयर यूज इज व्हाट, क्या है, सीरियस डिफ़िकल्टी इन देयर यूज इज द वेरी लो टेम्परेचर एट विच दे मस्ट बी कैप्ट। इनको हमें वेरी लो टेम्परेचर पर रखना है और तभी ये काम करेंगे एज ए सुपर कंडक्टर। तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जब भी हम टेम्परेचर को यहाँ तक लाते हैं। मीन्स 4.2 केल्विन का मीन्स क्या हो गया, 4.2 केल्विन का मीन्स हो गया लगभग -268 पॉइंट समथिंग, ओके, डिग्री सेल्सियस समथिंग, और साथ में आएगा माइनस कर लेंगे 273.15 में से इसको, तो 268 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर माइनस में हमें यहाँ तक लेके आना है मरकरी का टेम्परेचर, तब वो एज ए सुपर कंडक्टर काम करेगा। तो इतना टेम्परेचर लाने के लिए हमारे पास कितने सारे इश्यूज़ होंगे, है ना, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे इस टेम्परेचर तक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि हम ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं या फिर कोई ऐसा मेटल हो या फिर कोई ऐसा एलॉय बनाएं, कुछ भी हम मिक्स करके दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स करें या कंडक्टर्स को मिक्स करें और एक हम ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं जो रूम टेम्परेचर पर ही वर्क करे।
ठीक है, क्योंकि हमको उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाके हमको सर्किट में यूज करना पड़ेगा। पहले भी मैंने ये बात बताई थी। तो साइंटिस्ट क्या चाहते हैं कि एट रूम टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर की तरह कोई काम करे, हम ऐसा एलॉय बनाएं या फिर ऐसा मेटल बनाएं, बट अभी तक नहीं बना पाए साइंटिस्ट ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर ही काम करे। ठीक है, ऐसा अभी तक कोई भी एलॉय या सुपर कंडक्टर नहीं बना जो सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर काम कर रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 125 केल्विन, इस टेम्परेचर तक हम आ गए हैं। अबाउट इसके अराउंड ही हैं, लगभग 120 या 125 केल्विन तक इस टेम्परेचर पर तक हम आ चुके हैं। यहाँ अगर टेम्परेचर है किसी एलॉय का, हम बात करेंगे भी, लिख देते हैं कुछ मटेरियल्स हैं जो एलॉयज़ भी हो सकते हैं या फिर कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिनका टेम्परेचर हम यहाँ तक ले आए हैं, तो वो एज ए सुपर कंडक्टर काम करते हैं इन टेम्परेचर पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोई भी सुपर कंडक्टर सिंपल हम उसको सर्किट में लगाएं, अपने रूम टेम्परेचर पर काम करें, वो काम करे सुपर कंडक्टर की तरह। ठीक है, और उसमें हमेशा की तरह उसमें से क्या हो, करंट पास होता रहे और हमको ज़्यादा अपनी एनर्जी का लॉस ना करना पड़े। सिंपल सी बात यह है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, रूम टेम्परेचर पे काम करे। कोई भी सुपर कंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पे काम करे। तो ऐसे कुछ सुपर कंडक्टर हैं जो कि यहाँ तक आ चुके हैं हम, अबाउट 125 केल्विन, 4.2 पर मरकरी तो है ही, और धीरे धीरे करके इनका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर तक हम आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कूल ना करना पड़े। तो उनकी थोड़ी सी एक लिस्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, कौन कौन है उस लिस्ट में, जो कि अराउंड हम 125 केल्विन तक आ चुके हैं। ओके, तो देखिए कुछ मटेरियल्स या एलॉयज़ हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 120 केल्विन तक है। 125 केल्विन तक अभी हम बात कर रहे थे कि अराउंड 125 केल्विन तक ही एलॉयज़ कंस्ट्रक्ट हो पाए हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ तक है, 120 या 125 केल्विन तक। हमारी कोशिश कहाँ तक है आने की, साइंटिस्ट की कोशिश कहाँ तक है आने की, रूम टेम्परेचर तक आने की कोशिश है कि सिंपल किसी भी सुपर कंडक्टर को हम अपने रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ कर पाएँ। बट इतने ही एलॉयज़ बन पाए हैं जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वहाँ तक है, 120 केल्विन तक है। इनमें मरकरी की हमने बात की थी, 4.2 केल्विन है। Pb2Au इसका 7 केल्विन है। YBa2Cu3O7 इसका 90 केल्विन है। Tl2Ca2Ba2Cu3O10 इसका कितना है, 120 केल्विन। तो ये कुछ एलॉयज़ हैं, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स। इनका जो एप्लीकेशन है क्या है, सुपर कंडक्टर्स का क्या यूज़ है। फर्स्ट हम टू मेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका क्या यूज है। देखिए जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, अभी हम इसको स्टडी करेंगे आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो कुछ हमने वायर लिया और उसको हमने चारों तरफ लपेट दिया और उसके अंदर हमने कोई भी मटेरियल रखा, ठीक है, और उस मटेरियल के चारों तरफ हमने वायर को लपेटा और वहाँ हमने यहाँ पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो होता है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो हमने करंट इसमें फ्लो कराया है। तो जितना हाई करंट हम फ्लो करा पाएंगे इस वायर में, उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको मिल पाएगा। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो भी हम वायर्स यूज़ करते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम बहुत हाई करंट इसमें फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि हाई करंट हम फ्लो कराएंगे तभी जो मैग्नेट बनेगा, जो मटेरियल मैग्नेट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर हम इसमें हाई करंट, क्योंकि जो मैग्नेट बनता है वो इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का जो इफेक्ट है उसी पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा हम इसमें करंट फ्लो करा पाएंगे उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पाएगा, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए उस वायर का। क्यों होना चाहिए? अगर उस वायर का रेजिस्टेंस होगा, उसमें रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो जो हीट प्रोड्यूस है H=I²RT, ये फार्मूला होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा निकलेगी। तो वायर क्या हो सकता है हमारा, जो भी हमने वायर यूज किया है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि करंट को ले जाने के लिए जो हमारा वायर है वही हमारे पास एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा वायर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो डैमेजिंग से बचाने के लिए हमको ऐसे वायर की ज़रूरत होनी चाहिए, ऐसा वायर हमारे पास होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़ीरो हो।
उसका रेजिस्टेंस जीरो, तो वो रेजिस्टेंस जीरो किसका होता है, वो सुपर कंडक्टर्स का होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि सुपर कंडक्टर्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स यूज करेंगे। सुपर कंडक्टर्स अगर हम इस वायर में, सुपर वायर की जगह, एक नॉर्मल कंडक्टर वायर की जगह अगर हम सुपर कंडक्टर वायर अगर हम यूज़ करेंगे तो हाई करंट हम फ्लो करा पाएंगे, और हाई करंट हम फ्लो करा पाएंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे अच्छा यूज है, टू मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सेकंड अगर हम बात करें फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तभी तो ये मटेरियल जो हमने रखा है इसके इनसाइड वो क्या बन पाया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम भी आता है कौन, सुपर कंडक्टर। ठीक है, ज़रूरत कहाँ होती है, जो रिसर्चर्स होते हैं उनको हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है इन हाई एनर्जी फिजिक्स में, तो वहाँ उनको ज़रूरत होती है, तो सिंपल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। ठीक है, जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर्स में हमको ज़रूरत होती है मेमोरी की, मेमोरी के स्टोरेज की हाई। कैसे, देखिए जो सिंपल जो कंप्यूटर्स होते हैं सिंपल, उनमें क्या है कि हम एक लिमिटेड डेटा को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन हाई स्पीड कंप्यूटर, जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करने की बात आती है सिंपल कंडक्टर्स या सिंपल कंप्यूटर्स में, सिंपल कंडक्टर वायर का अगर हम यूज कर पाएंगे किसी भी कंप्यूटर में, अगर हम कोई भी सिंपल वायर यूज कर रहे हैं जो कि कंडक्टर है ना, तो वहाँ हम क्या कर पाएंगे, ओनली लिमिटेड डेटा को ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड करंट ही वहाँ पर फ्लो हो पाएगा, है ना, लिमिटेड करंट ही वहाँ फ्लो करा पाएंगे, क्योंकि जनरली कंडक्टर में हम हाई करंट तो फ्लो नहीं करा सकते, लिमिटेड करंट ही हम फ्लो करा पाएंगे, तो लिमिटेड डेटा ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है, वो भी लिमिटेड स्पीड में। ठीक है, उसकी भी एक स्पीड होगी, लिमिटेड स्पीड होगी, तो ज़्यादा हाई स्पीड में हम वहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ठीक है, तो हाई स्पीड कंप्यूटर्स में अगर हाई स्पीड कंप्यूटर है तो उस केस में हम लिमिटेड डेटा से ज़्यादा हम वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंडक्टर हमने यूज किया है वो सिंपल कंडक्टर, एक नॉर्मल कंडक्टर है, और एक नॉर्मल कंडक्टर क्या कर सकता है, ओनली लिमिटेड करंट फ्लो करा सकता है। लिमिटेड करंट फ्लो कराएगा तो लिमिटेड डेटा ही लिमिटेड स्पीड में ट्रांसफ़र हो पाएगा। ओके, बट अगर हम ये चीज़ किसके लिए, नॉर्मल कंडक्टर में ये चीज़ होगी। अगर हम वहाँ पर क्या यूज करें, सुपर कंडक्टर अगर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर, अगर हम सुपर कंडक्टर अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो पाएगा, अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफ़र, अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफ़र, अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफ़र। ओके, अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफ़र, क्यों कर पाएंगे ट्रांसफ़र लॉट ऑफ डेटा, बिकॉज रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, सुपर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, तो जो हीट प्रोड्यूस है I²RT ये भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस ही ज़ीरो हो जाएगी, तो क्या होगा, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा हमारा। और इस डेटा को हम हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, क्योंकि करंट हाई फ्लो करा सकते हैं हम उसमें, सुपर कंडक्टर से हाई करंट फ्लो करा सकते हैं, हाई करंट फ्लो करा पाएंगे तो होगा क्या, हम हाई स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा लॉट ऑफ डेटा को हम ट्रांसफ़र वहाँ करा सकते हैं। क्लियर है ना बात, और साथ ही कोई भी हमें फ़ैन भी यूज नहीं करना पड़ेगा उस डिवाइस में, क्योंकि जनरली हम जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें फैंस यूज करते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है वायर्स में, जब भी हम हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ फ़ैन भी हमको कोई भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो सुपर कंडक्टर्स का ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है। ओके, नेक्स्ट इनसेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स। देखिए, जो गैल्वेनोमीटर को भी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, अभी नेक्स्ट मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम वहाँ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में हम वहाँ पे कॉइल्स होती हैं, तो उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट का डिफ्लेक्शन पता करना। तो जो भी करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो अगर बहुत ही लो करंट है किसी सर्किट में, उसका हमें डिफ्लेक्शन पता करना है, तो थोड़े से ही करंट से हमें डिफ्लेक्शन पता करना है वहाँ पर, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की यूज करके तब वहाँ पे हम उस कॉइल का डिफ्लेक्शन होता है। तो वो चीज़ हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में,
अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगी वो चीज़, अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो वहाँ हम करंट का डिफ्लेक्शन देखते हैं, करंट की वजह से उसका डिफ्लेक्शन देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो वो डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हम करंट फ्लो कराते हैं। तो लो करंट अगर हम फ्लो कराएंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा वायर यूज करें वहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस 0 है तो हाई करंट फ्लो हो सकता है। वो जो हमारा जो नॉर्मल करंट है उस सर्किट में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमने करंट यूज़ किया है, लो करंट ही हमने यूज़ किया है, उससे हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो अच्छा डिफ्लेक्शन आ पाएगा, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होगी इस गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है 0 है, उससे क्या होगा, लो करंट पर भी वहाँ अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से ही वहाँ डिफ्लेक्शन होता है कॉइल में, ठीक है। तो करंट, लो करंट ही वहाँ पर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दे पाएगा। तो लो करंट कब दे पाएगा, जब रेजिस्टेंस उस वायर का 0 हो। और वो वायर जो हम यूज कर रहे हैं वो अगर सुपर कंडक्टिंग वायर है तो उस केस में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है उसका 0 है, तो वहाँ पर करंट ज़्यादा पहुँच पाएगा वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कराने में, ठीक है। तो इन सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स को, इसको आगे भी देखेंगे हम मैग्नेटिज्म में, ओके। नेक्स्ट है इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है हमें विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ पावर, पावर ज़्यादा वेस्ट ना हो, और हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना चाहते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 रहता है सुपर कंडक्टर्स का। तो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसका इन लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो इसी पर काम करती हैं, सुपर कंडक्टर्स पर। कैसे काम करती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे यहाँ पर होता क्या है, जो ट्रैक होता है, जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स विच मूव्स विदाउट रेल, रेल मीन्स वहाँ पर उनके जो व्हील्स होते हैं वहाँ पे ट्रैक नहीं होता, सिंपल जो ट्रैक्स होते हैं इस तरह से हम मूव कराते हैं ट्रेन को ट्रैक्स पे व्हील्स के थ्रू, ओके। तो कुछ इस तरीके से ट्रैक नहीं बना होता, ना ही व्हील्स कुछ इस तरह से होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो भी ट्रैक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं। कैसे, जैसे सपोज ये ट्रैक है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, और जो भी ट्रेन है वो इससे कुछ अबव मूव करती है, कुछ इससे अबव मूव कैसे करती है, ट्रेन्स अगर ये है तो इनके बीच में रिपल्सन प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। रिपल्सन प्रॉपर्टी से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, ये एक दूसरे से दूर हटते हैं, तब ये कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करती है ट्रेन। लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है हाई होना चाहिए। जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी को हम लेके चलते हैं, तो जो हाई मैग्नेटिक फील्ड हम कब यूज कर पाएंगे, हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है। तो कुछ ऐसे वायर्स हम यहाँ यूज करते हैं जिससे कि सुपर कंडक्टर्स को यूज करके हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई रिपल्सिव मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं ट्रेन और उसके ट्रैक के बीच में। दिस इज ट्रैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज ट्रेन। तो ट्रैक और ट्रेन, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। रिपल्सिव प्रॉपर्टी की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो इन लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स का टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात, हम पहले ही बात कर चुके हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी पे ये काम करते हैं, लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टर्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।